टीका टिप्पणी एक नेता दूसरे नेता पे करते हैं, अभी ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, जो कांग्रेस पे इन लोगों ने छीटाकशी की है। मैं इस पे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडिया अलायंस दल नहीं है, ये एक अलायंस है, गठबंधन है। और इस वजह से निश्चित तौर पे जब सब साथ आएंगे तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रति मतभेद हो सकते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जिस तरह का शर्मनाक हार कांग्रेस को हुई है, ये एक बहुत दुख की बात है कांग्रेस के लिए। पर कहते हैं ना कि जंग में यदि हुनर हो तो हारी हुई बाजी जीती जा सकती है। आजकल कुछ इसी अंदाज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के नेता उद्धव ठाकरे दिखते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो खार खाए बैठे हैं और मोदी जी के किला खोदने में लगे हुए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी जंग होती है जिसमें अंदर के लोग ही युद्ध की निर्णय या युद्ध का परिणाम तय करते हैं। मैं इन 2 लोगों का नाम इसलिए लिया हूं क्योंकि ये अंदर के लोग हैं, नीतीश कुमार हो या उद्धव ठाकरे हो। ये दोनों ऐसे बीजेपी के अनन्य सहयोगी हैं जो लंबे अरसे तक एनडीए में शामिल थे, मोदी जी के काम करने के तरीके से वाकिफ हैं, बीजेपी के माने जाने वाले चाणक्य के दाव पेच के हर रग रग से वाकिफ हैं। और ऐसा लगता है कि इस बार जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं, एक के बाद एक वो जिस तरीके का फैसला, चाहे वो इंडिया अलायंस के निर्माण में उनकी शिल्पी की जो भूमिका रही हो, जातीय जनगणना करवाया हो, ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ाया हो, इन सभी कदमों से कहीं न कहीं बीजेपी को एक बड़ा धक्का लगा है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे का जब से पार्टी का सिंबल हो या पार्टी का कार्यालय हो छीनी गई है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी के साथ जो सरकार बनी है, इस चीज से बहुत खफा है उद्धव ठाकरे। और वो मान चुके हैं और ठान लिए हैं कि किसी भी हालत में बीजेपी की किला को खोदना है। और इसी चीज को लेकर के नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, ये 2 ऐसे नेता, एक नीतीश कुमार ओबीसी के सबसे बड़े चेहरा और दूसरे उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरा, और दोनों मिलके बीजेपी और मोदी की रग रग से वाकिफ हैं और इसीलिए वो किला खोदने चले हैं। जनवरी के पहले सप्ताह से नीतीश कुमार की चुनावी रैलियों की शुरुआत होगी और पहली जो चुनावी रैली होगी वो उत्तर प्रदेश के बनारस में होगी, जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट्री संसदीय क्षेत्र है। वहीं से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पहली लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पहली रैली को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद अंबेडकर नगर और उसके बाद जहां जहां बीजेपी और मोदी का गढ़ है, उन सब जगह वो जाएंगे और जातीय जनगणना, ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर के लोगों को अवेयर करेंगे कि ये आपके हक में है। अब दोस्तों, गोदी मीडिया लगातार इस बात को हमेशा उठाती रहती है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में मतभेद है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों के बीच जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, पिछले 2-3 दशकों में बिहार में किसी 2 नेता के बीच इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हाल के दिनों में उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर अब वो जो पटना से खबरें आ रही है, अब वो स्वस्थ हैं, अपने दफ्तर भी जा रहे हैं। और बिहार की जो 40 सीटें हैं, जब नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल थे, मोदी जी के साथ थे, तो उन्होंने 40 में 39 सीटें जीत के दी थी। पर इस बार वो अलग हैं और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, चाहे वो
नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो या और भी जो छोटे छोटे दल हैं, ये पूरी जिम्मेवारी नीतीश कुमार अपने भतीजे तेजस्वी को दिए हुए हैं और एक अच्छा बॉन्डिंग है। और वो झंडा लेके फतह करने उत्तर प्रदेश निकले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं उनकी नजर कुशवाहा और कुर्मी का जो वोट है, जो तकरीबन तकरीबन 6.5-7% के करीब है, जो कहीं कहीं 9 कहीं 10% भी हो जाती है। खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कुर्मी कम्युनिटी के लोगों का वोट ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के ये पूर्वांचल इलाके में नीतीश कुमार कैंप करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां जयंत चौधरी जो आरएलडी के नेता हैं, जाटों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और उनसे भी बातचीत हो रही है नीतीश कुमार की लगातार। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन के घटक दल जयंत चौधरी या आरएलडी भी हो सकते हैं। और अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत तो लगातार चल रही है। वो अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस को ये चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिस लेवल का प्रेजेंस समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का है, 80 के 80 लोकसभा सीटों पे, इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को सारी जिम्मेवारी जो उत्तर प्रदेश की है वो अखिलेश यादव को सौंप देनी चाहिए, इस युवा नेता को। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रेजेंस नहीं के बराबर है। वो 2% जुम्मा जुम्मा कुल मिलाकर उनकी वोट परसेंटेज रहती है और मुश्किल से 4-5 लोकसभा जो सीट है उस पर उनकी दावेदारी भी हो सकती है जो जेन्युइन है। पर ऐसा लगता है कि वो 10-15 सीट लेने की इच्छा जाहिर करेंगे। पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि कुल मिला के उत्तर प्रदेश का सारा निर्णय अखिलेश यादव पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव वहां के सबसे बड़े नेता हैं। और वो ऐसा इस वजह से चाह रहे हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए को, बीजेपी को, एनडीए को कुल मिला के 80 में 64 सीटें मिली थी और बीजेपी को 62 सीटें मिली थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार चाहते हैं कि पूरी तरीके से टेबल वर्क हो, एक एक सीटों पे जितनी भी संभावित गुनागणित हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए जिस पार्टी को जहां जेन्युइन वोट है वहां उसको वोट टिकटें दी जानी चाहिए। जिसको लगता है कि नहीं, यहाँ मेरा जो कैंडिडेट है वो कमजोर है, उसको पहले ही आगे आके सीट को लूज करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड टारगेट जो सभी विपक्षी पार्टियों का है वो कहीं ना कहीं दिल्ली का है। दिल्ली के सत्ता पे काबिज होने की जो चाहत है वो सारे विपक्ष को एकजुट करती है और वो चाह रहे हैं कि इस 80 लोकसभा सीटों में कम से कम 40 से 45 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ये सभी विपक्ष मिलके, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी हो, बसपा का तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि वो आखिर किस करवट बैठेगा, पर नीतीश कुमार इस कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ झारखंड में 2019 में झारखंड में कुल मिलाकर लोकसभा सीटें 14 है, लेकिन 2019 में 12 सीटें मोदी जी को मिली थी। पर इस बार वो वहां भी बीजेपी की नाकाबंदी करना चाहते हैं और नीतीश कुमार के भतीजे तेजस्वी यादव के बहुत अच्छे मित्र हैं हेमंत सोरेन, और इसी वजह से कहीं न कहीं उस दोस्ती का फायदा उठा करके नीतीश कुमार ये जिम्मेवारी भी तेजस्वी के मत्थे छोड़े हैं कि आप हेमंत सोरेन से डील कीजिए और जैसे सीट शेयरिंग की जो भी संभावनाएं हो सकती है, वहां कांग्रेस को कितना मिल सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर लड़ सकती है, राजद को भी यदि एक आध दो सीटें जो हजारीबाग बॉर्डर एरिया बिहार और झारखंड से लगा हुआ है वहां यदि प्रेजेंस है, वो यदि जीत सकती है ऐसा उसे लगता है, तो निश्चित तौर पे उसे भी एक आध दो सीटें मिल जानी चाहिए। और सिर्फ जीत लड़ने के लिए
चुनाव नहीं लड़नी चाहिए, जीतने के लिए इस बार चुनाव लड़नी चाहिए। कुल मिला के जो बिहार है 40 सीटें, झारखंड है 14 सीटें और उत्तर प्रदेश जो 80 लोकसभा सीटें हैं, कुल मिलाकर तीनों को यदि जोड़े तो 135 के करीब सीटें होती है। 134 2019 के लोकसभा चुनाव में 134 में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी। ये हिंदी पट्टी के 3 राज्य झोली भर के मोदी जी को सीटें दिया था और इसी पे टारगेट किए हुए नीतीश कुमार कि इसी ब्लॉक को तोड़ना है। ये जो वोट बैंक है, इन 3 राज्य को मिला के जो इंटैक्ट वोट होती है और जो मोदी जी को एक स्टील की तरह सपोर्ट किए हुआ है, इसको तोड़ना है। उत्तर प्रदेश में सीटें को कम करना है, बिहार में कम करना है और झारखंड से कम करना है। नीतीश कुमार की ये मिशन है कि इस बार 115 सीटें बीजेपी को इन 3 राज्यों से 9 मिले। एक और चीज जो कुल मिला के महाराष्ट्र की बातें हम कर रहे थे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया, उससे लगता है कि उद्धव ठाकरे भी इस बार ठान चुके हैं और वहां की जो लोग हैं वो भी इस चीज को समझ चुके हैं कि कहीं न कहीं पैसे के बल पे, ब्यूरोक्रेसी के बल पे, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बल पे उद्धव ठाकरे या महाविकास अघाड़ी की सरकार को तोड़ा गया है और अनैतिक आधार पे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता हैं वो, या फिर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार मिलके वहां सरकार चला रहे हैं। और यही वजह है कि कहीं न कहीं जो बाई इलेक्शन हुआ है या म्युनिसिपैलिटी की जो इलेक्शन हुआ है उसमें इसकी हार हुई है। महाविकास अघाड़ी की जीत हुई है, शिवसेना और शरद पवार की जीत हुई है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और जो ताजा डेटा आ रहा है, जो असेसमेंट है, सर्वे है, उसके हिसाब से महाराष्ट्र में बीजेपी को 48 लोकसभा सीट में से मुश्किल से 16 से 17 सीट आ जाए, काफी है, जो पिछली बार के हिसाब से बहुत कम है। कुल मिला के सभी यदि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इन चारों राज्यों के सीट को जोड़ दें तो 182 लोकसभा सीटें होती है और इसमें मोदी जी को 2019 में 156 सीटें मिली थी और उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार की नजर इसी 156 लोकसभा सीटों पे है कि इन सीटों को कैसे बीट किया जाए, 2 हिस्सों में फाड़ दिया जाए। इस चीज को बीट करने के लिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की जो गठबंधन महाविकास अघाड़ी है, इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी और इसका प्रचार पूरे इंडिया घटक दल के नेता जाके करेंगे। सबसे ज्यादा सीटों पे उद्धव ठाकरे अपने कैंडिडेट उतारेंगे, उसके बाद कांग्रेस को टिकटें मिलेगी। शरद पवार को कम सीटें मिलने के कयास हैं, उसकी वजह भी हैं क्योंकि हाल में ही उनके भतीजे अजीत पवार पार्टी के एक बहुत बड़े हिस्से को लेकर के सरकार में शामिल हो गए हैं, बगावत कर लिए हैं, पार्टी में टूट हुई है। तो इस वजह से उनके पास कैंडिडेट भी अभी उस लेवल का और उतने व्यापक स्तर पे नहीं है। जो प्लान नीतीश कुमार ने बनाया है कि बिहार और झारखंड को अपने भतीजे तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप के उनको सारी जिम्मेवारी दी है, उत्तर प्रदेश में खुद डील कर रहे हैं क्योंकि वहां 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां अखिलेश यादव को साथ लेकर के, जयंत चौधरी को साथ लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को टेबल वर्क के साथ एक नए समीकरण में पिरोने की जो कोशिश की जा रही है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार इन 2 नेता के भरोसे महाराष्ट्र को छोड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी को एक बड़ा डेंट लगने जा रहा है। दूसरी तरफ कर्नाटका में जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 में 26 सीटें मिली थी, वो इस बार मिलता हुआ नजर नहीं आता है क्योंकि वहां अब कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में परिस्थितियां बदल चुकी है
और कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में जो जितनी सीटें मिली थी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42 में 18 मिली थी, वो उम्मीद अब ऐसा नहीं लगता है। तो कुल मिला के जो टारगेट नीतीश कुमार ने लिया है कि इन 156 सीटों में 2 फाड़ कर देना है, मतलब उसको आधा कर देना है। वो 75 से 100 के करीब में टारगेट लेके चलते हैं कि बीजेपी की सीटों को कम करना है। और इधर जो विपक्ष है उसको अभी इन सब चीजों को नजरअंदाज करके कि कौन नेता बनेगा, कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो सकता है, सिर्फ सीट जीतने पे ध्यान लगाना चाहिए। एक एक सीट की बारीकी से अध्ययन की जानी चाहिए, टेबल वर्क की जानी चाहिए और सिर्फ अभी ध्यान चुनाव पे केंद्रित की जानी चाहिए। भटकाव से दूर रहना होगा। और बाकी आप तो जानते ही हैं कि दिन भर गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया जिस तरह का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया अलायंस के अगेंस्ट में, लोगों के मन में ये अवधारणा सेट करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया अलायंस की क्रेडिबिलिटी ही खतरे में है। टीका टिप्पणी एक नेता दूसरे नेता पे करते हैं, अभी ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, जो कांग्रेस पे इन लोगों ने छींटाकशी की है। मैं इस पे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडिया अलायंस दल नहीं है, ये एक अलायंस है, गठबंधन है। और इस वजह से निश्चित तौर पे जब सब साथ आएंगे तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रति मतभेद हो सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो साथ रह के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और नहीं जीत सकते हैं। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।